जय हिंद साथियों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं टेक्निकल डीसी मोटर, जो कि आप लोग के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग के सीबीटी एग्ज़ाम में इस सीरीज़, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इस सीरीज़ से 99% क्वेश्चन इसी सीरीज़ से आएंगे, ठीक ना। अगर नहीं आया तो एग्ज़ाम 23 तारीख से 27 तारीख तक है ना, 23 नवंबर से 27 नवंबर तक आप दे के आइएगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि क्या है। इसलिए इस सभी वीडियो में जितना बता रहे हैं सब क्वेश्चन को आप रट जाइएगा, ठीक ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर लो रेसिस्टेंस को मापना है तो केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगर मीडियम रेसिस्टेंस को मापना है तो सीरीज टाइप ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। अगर हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापना है तो मैगर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कहता है, आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो क्या रहता है? बहुत कम प्रतिरोध रहता है, क्योंकि ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो लॉस ज़्यादा होगा। तो कम प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? केल्विन ब्रिज का, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एक्सटर्नल ग्लोअर का, बाहरी ग्लोअर का उपयोग किया जाता है शॉर्ट और ओपन सर्किट बाइंडिंग को मापने के लिए, ठीक। आगे है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो डीसी मोटर का अगर गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर को डिवाइड कर देते हैं, आर्मेचर को डाइवर्ट कर देते हैं, यानी कि दो भाग में बांट देते हैं। जैसे देखिए इधर से आए आर्मेचर आया, एक इधर ले लिए और एक इधर डाइवर्ट कर दिए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर को डाइवर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि डीसी मोटर का स्पीड जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। आगे देखिए क्या है, सील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? कहता है विच बाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल के लिए कहता है कि किस वायर का उपयोग किया जाता है? तो फील्ड बाइंडिंग हम लोग किससे करते हैं? कॉपर वायर से। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो फील्ड कॉइल के लिए ये सील्ड नहीं होगा, फील्ड होगा, ठीक ना। ये फील्ड आपका हो जाएगा। तो फील्ड कॉइल के लिए किस वायर का, तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। आगे, डीसी मोटर गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, डीसी मोटर का जो है गति या स्पीड का जो गणना करना है उसके लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं क्या, EB बराबर NP/Z/60A, ठीक। यहाँ यानी क्या हो गया? स्पीड, जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ कंडक्टर, पी हो गया नंबर ऑफ पोल जो कि कांस्टेंट होता है, और फाई क्या हो गया? फ्लक्स, और ईबी क्या हो गया? बैक ईएमएफ। तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड एन बराबर ईबी, यहाँ देखिए फाई क्या है, गुना में इधर आ जाएगा तो बटा में, यानी कि एन बराबर EB/5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। तो डीसी मोटर गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो एन बराबर EB/5। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखिए, कहता कि फोर पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो लैप बाइंडिंग में जितना नंबर ऑफ पोल होता है, पोल बराबर पैरेलल पाथ, ठीक। तो पोल बराबर पैरेलल पाथ। तो देखिए कितना पोल है, तो कहता है 4 पोल डीसी मोटर। तो 4 पोल है, तो पोल अगर 4 हो तो पैरेलल पाथ भी कितना होगा? 4 होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया, डुप्लेक्स दे दिया है। 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स मतलब दुगना। तो इसमें कितना था?
4 पोल था तो 4 पैरेलल पाथ होगा, लेकिन डुप्लेक्स है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं। अगर ट्रिप्लेक्स रहता तो 3 से गुना कर देते, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना पैरेलल पाथ होगा, डुप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग में कितना समांतर पाथ होगा, तो इसका 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। या आंसर क्या दिया हुआ है, ए 2। तो ये क्या है, गलत है। तो 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितना समांतर पाथ होगा, तो 8 हो जाएगा। आगे देखिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो देखिए, अगर डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर डीसी जनरेटर रहता तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्योंकि डीसी मोटर में क्या होता है, करंट देते हैं और मैकेनिकल फोर्स लेते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल फोर्स देते हैं और करंट प्राप्त करते हैं। तो जनरेटर क्या करते हैं कि दायां हाथ से घुमाते हैं, तो इसलिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से जनरेटर चलता है, और उसके उल्टा जस्ट मोटर होता है। तो डीसी मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो सी नंबर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है, इस डीसी मोटर का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर के पैरेलल में अगर फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। और अगर आर्मेचर ये है, ये आर्मेचर है, सॉरी ये क्या है, मान लें कि ये आर्मेचर है और इस तरह से है, ठीक ना। अगर इस तरह से बाइंडिंग रहता तो क्या हो जाएगा, सीरीज में होता तो हो जाता डीसी सीरीज मोटर, ठीक ना। और लेकिन यहाँ क्या है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। अब क्या रहा, डीसी कंपाउंड। तो देखिए क्या होता है, अगर इस तरह से है, अब मान लीजिए कि ये देखिए इस तरह से है, और मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से रहता, ये आर्मेचर है और इसमें एक पैरेलल एक रेसिस्टेंस रहता सीरीज में, इस तरह से रहता। और मान लीजिए कि कोई एक और पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लेते, फील्ड लेते, और वो क्या लेते, आर्मेचर से सिर्फ ले लेते, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता शॉर्ट शंट शॉर्ट कंपाउंड मोटर, ठीक। लेकिन अगर जो क्या होता कि अब ये इसको हम हटा देते, ये इतना पे हटा देते, और इसको हम अब क्या करते कि यहाँ से एक जो फील्ड बाइंडिंग लेते, ये पूरा में लेते, सीरीज बाइंडिंग और आर्मेचर दोनों को साथ में पूरा में लेते, तो इसको हम लोग क्या बोलते, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए डीसी शंट मोटर। आगे देखिए क्या है, कहता है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित किया जाता है। तो हम क्या बताए थे कि करंट किस में प्राप्त किया जाता है, जनरेटर में। तो हम बोला कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है। तो करंट की दिशा ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग क्या करेंगे, करंट की दिशा ज्ञात करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऊपर हम बताए थे डीसी मोटर के प्रकार को बताए, तो बोलता है कि ये किस प्रकार का डीसी मोटर है। तो हम क्या बोले थे कि आर्मेचर के सीरीज में एक फील्ड रहेगा और एक फील्ड जो रहेगा वो सिर्फ आर्मेचर से ही कनेक्टेड रहेगा। तो जो फील्ड सिर्फ आर्मेचर से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये शंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए आर्मेचर को शंट किए हुए हैं, बाईपास किए हुए हैं, तो बाईपास किए हुए यानी कि शंट किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये तो पहले शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा, लेकिन क्या कि शॉर्ट है क्योंकि सिर्फ आर्मेचर को ही कवर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, यानी कि आंसर डी। डीसी मोटर का ये जो प्रकार है, ये जो फिगर है, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का फिगर है। अब आगे एक फिगर है क्या, उपकरण का नाम बताइए, इस उपकरण का नाम बताइए कौन सा उपकरण है। तो ये जो उपकरण है ये क्या है, तो ये उपकरण जो है एक्सटर्नल ग्राउटर है। ये उपकरण क्या है, एक्सटर्नल ग्राउटर, एक्सटर्नल ग्राउटर। इस उपकरण का नाम क्या है, एक्सटर्नल ग्राउटर।
कहता है अब यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो कॉइल का नाम क्या होता है। तो देखिए कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्ट बाइंडिंग। इसका देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होगा कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, पोल है, ये पोल है और इसके बीच में क्या है, कॉइल है। तो कॉइल अगर है इस तरह से है और इस तरह से अगर चला गया तो ये देखिए क्या है, कॉइल का ये जो है कॉइल ये पूरा है और इसका जो बाइंडिंग क्या है, कॉइल पिच जो है, ये जो कॉइल पिच है ये पोल पिच से क्या है, कम है। तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कोटेड बाइंडिंग। और अगर इस तरह से रह जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल पिच बाइंडिंग। ये जैसे मिटा हुआ रहेगा ये नहीं रहेगा, ठीक ना। अब ये क्या रहेगा कि डायरेक्ट यहाँ से आए इस तरह से हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, फुल पिच बाइंडिंग। तो कहता है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा, तो शॉर्ट कोटेड बाइंडिंग। आगे देखिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जो होल्डिंग कॉइल जो रहता है उसमें सीरीज में कुछ रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ रहता है। DC 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें होल्डिंग कॉइल जो होता है, होल्डिंग कॉइल में क्या होता है कि सीरीज में कुछ रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है। वह रेसिस्टेंस क्यों जुड़ा हुआ होता है, तो वह रेसिस्टेंस जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, तो कहता है करंट जो होता है लिमिट करने के लिए होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें अगर हम करंट कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, हाई मात्रा में करंट फ्लो होता है, जिससे कि क्या कि होल्डिंग कॉइल डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त होता है। तो लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। अब क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में DC सीरीज मोटर का गति नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फील्ड डाइवर्टर मेथड द्वारा, फील्ड को डाइवर्ट करके, ठीक। तो कहता है DC सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रक विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, तो फील्ड डाइवर्टर मेथड। यानी कि इसका आंसर क्या हो, 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला से क्यों जोड़ा जाता है। शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है शंट फील्ड को, तो किस लिए जोड़ा जाता है, तो शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। शंट फील्ड अगर खुला है तो मोटर को क्या करे, सुरक्षित रखे, मोटर को डैमेज ना करे, इसलिए। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है, तो घूर्णन की दिशा सिर्फ इसलिए बदला जाता है जिससे कि मोटर क्या है कि अपना मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन किए हुए रखे, उसका मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज ना हो। क्योंकि अगर डायरेक्शन रोटेशन का अगर चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, करंट आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करने के साथ कनेक्शन का अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि उसके करंट के डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को चेंज कर देते हैं। तो इसका आंसर का 16 का आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, DC शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रक विधियां प्रदान की जाती है, तो कहता है कि DC शंट मोटर में समान गति से अगर कम गति
लो स्पीड कंट्रोल अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। यानी कि समान गति से अगर कम गति प्राप्त करना है डीसी शंट मोटर में तो हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, आर्मेचर नियंत्रण विधि का। यानी कि 17 का सी नंबर हो जाएगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक होते हैं। तो देखिए कुचालक सामग्री होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है वो 6 तरीके का होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, क्लास एच, क्लास एफ और क्लास एफ होता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कहता है कि किस श्रेणी, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक होता है। तो श्रेणी ए का जो कुचालक होता है उसमें क्या आता है, रेशम का कपड़ा आता है, का चमड़ा आता है, सिल्क आता है, कॉटन आता है, कागज आता है। ये सब जो होता है वो श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। बाकी श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी ई और श्रेणी एफ, ये सब में जो आता है वो क्या आता है, तो फाइबर आता है, आपका पोर्सिलीन आता है, कॉपर, ये नहीं, यही आता है, फाइबर आता है और पोर्सिलीन आता है और क्रोनिक फाइबर आता है, यही सब आता है। ठीक ना। तो श्रेणी 1 में जो भी आ जाएगा आपको वो भी गलने वाला चीज़ रहेगा, जो कि गल सकता है। ठीक, जैसे देखिए बांस है, कपास है, चमड़े का कागज, ये सब क्या होता है, गल सकता है। लेकिन फाइबर क्या है, ये गलता नहीं है, ये स्ट्रांग होता है, ये ढांचा तैयार करने के लिए बनाया जाता है। तो श्रेणी बी में क्या आ जाएगा, फाइबर ग्लास आ जाएगा, यानी कि सी नंबर आ जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 19 में कौन सा है, तो कहता है श्रेणी एफ, इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना हो जाएगा, 155 डिग्री सेल्सियस। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस। और श्रेणी ए का कितना हो जाएगा, श्रेणी ए का तापमान कितना हो जाएगा, सह सकता है तो 105 डिग्री। श्रेणी बी का कितना सह सकता है, तो श्रेणी बी का होगा 130। श्रेणी सी का कितना हो जाएगा, श्रेणी सी का टेम्परेचर 180 से ऊपर हो जाएगा। उसका श्रेणी ई का, तो श्रेणी ई का कितना हो जाएगा, श्रेणी ई का हो जाएगा 120। उसका श्रेणी एफ का कितना हो जाएगा, श्रेणी एफ का हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस। और श्रेणी एच का हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। तो ये सब चीज़ याद रखने का है। श्रेणी ए का कितना हो जाएगा, 105। श्रेणी बी का कितना हो जाएगा, 130। श्रेणी सी का 180 से ऊपर। श्रेणी ई का कितना हो जाएगा, श्रेणी ई का हो जाएगा 120। अब आगे आ जाएगा श्रेणी एफ का। श्रेणी एफ का कितना हो जाएगा, तो श्रेणी एफ का हो जाएगा 155 और श्रेणी एच का कितना हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। ये सब याद कर लेना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इस सब में से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कांस्टेंट स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड लगातार गति के लिए किस ड्राइव के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किसका, तो हमेशा जो कांस्टेंट स्पीड यानी कि एक निरंतर स्पीड बनाए रखने के लिए डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, डीसी शंट मोटर। उसके बाद कहता है कि लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। लिफ्ट या फिर हॉरिज, इस सब में हॉरिज में किसका उपयोग किया जाता है, किरार मशीन, इस सब में डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 22 में कह रहा कि गति नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति प्राप्त करता है।
तो क्या बोला कि रेटेड स्पीड से कम स्पीड अगर प्राप्त करना है डीसी सीरीज मोटर में तो किस विधि का उपयोग करते हैं। तो ऊपर आपको हम क्या बताए थे कि अगर रेटेड स्पीड से कम स्पीड अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं, आर्मेचर डायवर्टर विधि का, यानी कि 22 का आंसर क्या हो जाएगा डी। तो अगर जितना कांस्टेंट गति से नॉर्मल गति से अगर कम गति प्राप्त करना है तो आर्मेचर डायवर्टर मेथड का उपयोग करते हैं। 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 का है डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यक क्यों होते हैं। तो कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यक क्यों होता है, तो कहता है क्यों, तो कार्बन जो होता है वो बेस्ट लुब्रिकेंट होता है। जब वो कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश लगाया जाता है तो घर्षण होने पे क्या कहता है कि लुब्रिकेंट रिलीज करता है, ग्रीस की तरह वो क्या कहता है लुब्रिकेंट रिलीज करता है और वो सॉफ्ट होता है, जिससे क्या होता है कि बेयरिंग और टेयरिंग प्रॉब्लम नहीं होता, बेयरिंग को टूटने फूटने का खतरा नहीं होता है। तो इसीलिए कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देने के लिए, जब बेयरिंग टेयरिंग प्रॉब्लम कम होगा तो क्या होगा, स्पार्क कम होगा क्योंकि वो स्मूथ होता है। तो डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश आवश्यक क्यों होता है, तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करने के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मोटर बिना भार के आरंभिक बल घूर्ण और गति क्यों पैदा करता है। तो कहता है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। जब किसी में रुकावट नहीं दिया जाए, कोई आदमी दौड़ रहा है उसमें अगर रुकावट नहीं पैदा किया जाए तो क्या होगा, उसका स्पीड तेज रहेगा, कम कभी नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कहता है कि डीसी मोटर बिना भार के अगर लोड नहीं उस पर लगाएं, ऐसे बिना लोड के अगर चला दें तो उच्च बल घूर्ण और गति क्यों पैदा करता है, हाई टॉर्क और हाई स्पीड क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, बैक ईएमएफ उसमें उपस्थित नहीं रहता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को अगर स्टार्ट करने के समय सीरीज फील्ड को हम लोग शॉर्ट क्यों कर देते हैं, तो इसलिए करते हैं कि रोटेशन की दिशा उचित बनाए रखने के लिए। रोटेशन जो होता है, जो घूमता है, घूर्णन की जो दिशा होता है वो नॉर्मल उचित बनाए रखे, यानी कि चेंज ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को में जो सीरीज रेसिस्टेंस जो रहता है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो यूरेका का। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण दिया गया। ये जो बाइंडिंग दिया हुआ है इसका चित्रण किस प्रकार के आर्मेचर बाइंडिंग का दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ये डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, यानी कि देखिए जहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट हो और फिर लौट के वहीं पे ख़त्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेप बाइंडिंग। और चूँकि देखिए कि ये जो बार जो दिया हुआ है ये 2 बार से कनेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, यानी कि 2 पैरेलल पाथ से कनेक्ट है तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अगर अगर लैप बाइंडिंग पूछता या फिर वेब बाइंडिंग पूछता तो वेब बाइंडिंग में क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाता, इस तरह से, फिर इस तरह से जुड़ता। ड्राइंग थोड़ा सा उतना अच्छा से नहीं बन पाता है, ठीक ना, इस पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी इस तरह से अगर जाता तो क्या होता, वेब बाइंडिंग होता, ठीक ना। लेकिन क्या है कि जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से इस तरह से जहाँ से शुरू हो रहा है देखिए और फिर वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, वहीं पे आके मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप बाइंडिंग। और चूंकि क्या हो रहा है कि 2 पैरेलल पाथ से जुड़ रहा है, देखिए 2 पैरेलल पाथ से जुड़ रहा है तो क्या होता है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ठीक, तो 27 का ए नंबर, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउंड परीक्षण
सचित्र है। जो नीचे दिया हुआ कौन सा ग्राउंड परीक्षण है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउंड परीक्षण दिया गया है, तो इसके लिए कौन सा ग्राउंड परीक्षण होगा, तो देखिए ये फिगर में कौन सा ग्राउंड परीक्षण दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओपन कॉइल टेस्ट, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कॉइल टेस्ट। ये जो दिया हुआ है देखिए क्या है, कॉइल क्या है कि ओपन है, किसी से ढका हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन कॉइल टेस्ट। अब आगे 29 नंबर क्वेश्चन का आता है कि डीसी मोटर में समान से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। डीसी मोटर अगर है तो डीसी मोटर में कहता है कि जितना नॉर्मल जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए और उससे कम और जितना नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए, लेकिन कौन सी विधि, एक ही विधि से हम दोनों प्राप्त कर लें। एक विधि हम क्या अपनाएं जिससे कि समान स्पीड से ज़्यादा स्पीड भी प्राप्त कर लें और समान स्पीड से कम स्पीड भी प्राप्त कर लें, तो वह कौन सा विधि होता है, तो वह होता है बार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रक। यानी कि 29 नंबर डीसी मोटर में समान से ऊपर और नीचे दोनों गति प्राप्त करने के लिए बार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। 29 का डी नंबर। कहता कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, यानी कहता है भाई कम्यूटेटर स्पार्किंग हैवली, कम्यूटेटर जो रहता है वह स्पार्क क्यों करता है ज़्यादा, तो कहता कि जब ब्रश जो हम लोग लगाते हैं तो ब्रश का जो पोजीशन जो होता है वो गलत तरीका से अगर लग जाए, जैसे मान लीजिए कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर पर ब्रश अगर हम सेट किए और ब्रश अगर उल्टा सेट कर दिए, रोटेशन के विपरीत डायरेक्शन में ब्रश अगर हम सेट कर दिए तो क्या होगा कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण स्पार्किंग ज़्यादा होगा। या फिर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं ब्रश कसा हुआ रहेगा एक दूसरे से तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पार्क उत्पन्न करेगा। तो 30 नंबर का कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, तो इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन के कारण, ठीक, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन के कारण। 31 नंबर का किस मोटर में यह विशेषता है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये किस मोटर का विशेषता है, तो इसमें देखिए नीचे जो ये क्या है, टॉर्क है, टॉर्क, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड को हम लोग एन से सूचित करते हैं और ये टॉर्क है, टॉर्क को हम लोग टी से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करें कि टॉर्क बढ़ रहा है लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब किसी मोटर में अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घट रहा है, तो ये कौन सा मोटर में होता है, तो ये होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, यानी कि 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो किस मोटर, ये जो विशेषता है कि टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, ये किस मोटर का विशेषता है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का विशेषता है। तो फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये टेक्निकल सीरीज जो है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो बनाया जा रहा है प्रॉपर आपको मिलता रहे, जिससे आप अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास कर सकें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।